अ उसामा आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप ओके सर, मैं बस वेट कर रहा था आपकी गो अहेड का। जी, तो तो आप स्टार्ट करते काइंडली हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओके सर, ओके। सो एवरीवन, आई एम उसामा and I am a student of master's program in cyber security at FAST, and I am a cyber security professional currently working as a cyber security analyst and architect at an organization. So today's agenda of this session is regarding SQL injection union attack. Also, please let me know, guys, if I am properly audible to you in the comments. Yes. Okay. Thank you. So today's agenda is regarding SQL injection. What is SQL injection? How this vulnerability in web application is exploited, and specifically, this workshop is about union-based SQL injection attack. Okay. So in this session, we will be working on that how a normal HTTP request works. ओके, किस तरह से एक सिंपल HTTP रिक्वेस्ट काम करती है, और जो एक यूज़र का इनपुट होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन में, वो किस तरीके से प्रोसेस होता है, बैक एंड के अंदर किस तरह से जाता है, और फिर वो SQL की क्वेरी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होता है, और किस तरीके से जो एक हमारी लेगेसी जो कोडिंग होती है, एक अनसेफ कोडिंग जो होती है, वो SQL इंजेक्शन की तरफ लीड करती है हमें। और ये हो गई एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। यूनियन स्पेसिफिकली जो एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक होता है, वो बेसिकली आपकी 2 से 3 क्वेरीज जो होती है ना, उनको कॉन्कैटिनेट करके, और उसके बाद उनका जो है ना आउटपुट लेके आ जाता है आपके पास। कि लेट सपोज आपने डेटाबेस के टेबल्स, कॉलम्स, रॉज जो है वो मालूम करने हैं अगर, तो वो आप अपनी क्वेरी के अंदर लिखें। अपना बर्फ सूट यूज होगा इसके लिए, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके लिए हम यूआरएल इनकोडिंग भी यूज करेंगे। गाइस, गिव मी अ मिनट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो इसके लिए जो हम लैब यूज़ करेंगे, वो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा। जो सबसे सेफ और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लैब होगी लर्निंग के लिए, वो होगी फोर्टस्वेगर की। आप फोर्टस्वेगर जो है वो इटसेल्फ वर्क सूट की एक जो है ना, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप लोग जाके साइन अप करें, और वो आपको वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की सारी लैब्स जो है वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगी। आपको सिर्फ बर्ड शूट का कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद जो है वो आपको पूरा वॉक थ्रू भी देगा, और आपको हैंड्स ऑन लैब्स भी प्रोवाइड करेगा, जो कि आप आराम से कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक लैब ऑल्सो। ओके। सो इस सेशन के अंदर हम जो है वो ये भी पढ़ेंगे कि बैकएंड का क्या फ्लो होता है, एपीआई का रोल क्या होता है, यूज़र किस तरीके से इनपुट भेजता है यूआरएल के थ्रू। ठीक है। यूआरएल यूआरएल इनकोडिंग भी एक चीज़ होती है, जिसके अंदर आप जो है आप अपनी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, और यूनियन की जो क्वेरी है ना, वो हम यूआरएल इनकोडिंग के थ्रू भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एपीआई आपका, फिर उसके बाद एपीआई के थ्रू आपका इनपुट रिसीव होगा। बैक एंड पे जो है वो आपकी एसक्यूएल की क्वेरी जो है वो बिल्ड होगी। फिर वो क्वेरी आपकी जाएगी डेटाबेस के अंदर। फिर डेटाबेस जो है ना, वो रिजल्ट्स अपने रिटर्न करेगा। जो लैब हम यूज़ करेंगे पोर्टफिगर की, उसके अंदर जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ना, तो आपको अपनी स्क्रीन पे लाइव ये चीज़ें और ये आउटपुट आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है काफ़ी अच्छा होगा। असल में मुझसे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग इस सेशन में ये हो गई है कि आई थॉट कि ये सेशन मैंने मिसरीड कर लिया था। सेशन का जो वो टेम्पलेट जो आया था, उसके ऊपर 9:30 PM लिखा था, और मैं 9:30 AM के ऊपर सुबह सेशन ज्वाइन करके बैठा हुआ था। तो उस वक्त जो है वो किसी ने सेशन ज्वाइन नहीं किया।
जिसकी वजह से मैं समझा कि शायद कोई अवेलेबल नहीं है इस वक्त, और मैं फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने सेशन लीव कर दिया। और अभी फिर जो है वो मुझे पता चला कि वो मैंने जो है वो गलत पढ़ लिया था, और 9:30 PM था सेशन। तो आई एम सो सॉरी गाइस फॉर दैट, एंड इन द नेक्स्ट वीक we will be arranging a full hands-on session, and we will be performing this lab of SQL injection union attack, जिसके अंदर मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, लाइव डेमो दूंगा, और आपको पूरा एक लैब सेटअप करने का तरीका भी बताऊंगा, जो कि आप अपने पास भी लोकल होस्ट पे कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको क्वेरीज वगैरह भी सारी शेयर करूंगा, चीट शीट भी सारी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। देखिए उसामा, अभी ये करें कि आप जो हैं वो स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ का जवाब दे दें। मरियम यहाँ पे पूछ रही हैं कि कैन यू राइट द नेम ऑफ द लैब इन द चैट? तो मैंने उसको कहा है कि वी विल प्रोवाइड यू द लैब्स एंड द मैनुअल्स वगैरह जो भी आप कंडक्ट करने वाले होंगे, तो इंशाल्लाह हम इनको प्रोवाइड कर देंगे मीनवाइल। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो भी कोई क्वेश्चन अगर पूछना है सेशन में तो आप इंटरेक्टिवली पूछ सकते हैं। उसामा भी यहाँ पे हैं। ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट OT trainer, and also he has experience in this field. So SQL इंजेक्शन या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपको पूछना है वो अभी आप पूछ लीजिए। ही इज़ हियर नाउ। अच्छा सर, मुझे ये चीज़ आप कंफर्म कर दें कि ये जो सेशन के लिए लैब्स वगैरह हैं वो मैं यहीं पे इसी चैट के ऊपर शेयर कर दूं, या आपको मैं अलग से शेयर कर दूं, वो फिर आप सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें? जी, आप जो है वो मुझे शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं ये लिंक भी बच्चों को मैं सेंड करवा दूँगा। और ये एक स्टूडेंट अभी पूछ रहे ठीक है हैं सर, मैं एक पूरी मोहम्मद। SOP बना के, डॉक्यूमेंट बना के और चीट शीट के साथ आपको शेयर कर देता हूँ। जी, जी। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं एजाइल सेशन की इन्फो कब और कैसे मिलेगी? अच्छा बेटा, ये एजाइल सेशन का जो है तो सर उसमें आप अपने अपने क्वेश्चंस जो है ना वो आप कमेंट्स के अंदर लिख दें, मैं आंसर कर देता हूँ। ठीक है। ये इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि एजाइल सेशन की इन्फॉर्मेशन जो है वो एजाइल सेशन तो हो चुका है, और एक और सेशन है अभी, तो वो इंशाल्लाह हम फिर आपको सर आई गेस वो एजाइल सेशन नहीं, वो अगले सेशन लिखना चाह रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ओके, ठीक है। अगले सेशन की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। वो फिर हम जब भी उसको प्लान कर रहे होंगे तो वो आपको पहले से 1 वीक पहले जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। जी उसामा, आप कैन यू कैन कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन। ओके, ओके। सो जब तक हम इंशाल्लाह अगले सेशन की प्रिपरेशन करेंगे, तो अगर आप अपने एंड से इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, एसक्यूएल की क्वेरीज पढ़ लीजिएगा, तो उससे होगा ये कि जब आप सेशन कंडक्ट कर रहे होंगे और जब ये हैंड्स ऑन वर्कशॉप हो रही होगी, तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक जो है वो होता किस तरीके से है कि जब किसी यूज़र का इनपुट जो हो ना, वो डायरेक्ट आप किसी एसक्यूएल की क्वेरी के अंदर डाल दें, सही है, और उसकी कोई कोड के अंदर कोई प्रॉपर वैलिडेशन ना हो, या कोई पैरामीटराइज क्वेरीज जो है वो उसके अंदर यूज़ हो रही हो, तो अटैकर जो होता है ना वो कंट्रोल गेन कर लेता है एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स के थ्रू। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के बारे में पढ़ा भी है, तो आपको पता होगा कि एक यूआरएल कोडिंग के अंदर एक बड़ा जो है ना कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी यूज होती है, और स्पेस 1 = 1 डैश डैश करके। ये सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब बेसिक क्वेरी है एसक्यूएल इंजेक्शन की, सही है, जिसके अंदर जो है आप अपना आपकी कंडीशन को जो है वो हमेशा ये ट्रू कर देता है, और आपके पास डेटा आ जाता है, आपका आउटपुट आ जाता है। ठीक है। अगर हम इसी तरह से यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करें, तो ये आपको जो यूनियन का जो स्पेसिफिक कीवर्ड होता है ना उस क्वेरी के अंदर, वो आपके मल्टीपल रिजल्ट्स को ना कंबाइन कर देता है सिलेक्ट की स्टेटमेंट के अंदर।
ठीक है, जैसे आपने कोई किसी प्रोडक्ट, कोई एक वेबसाइट है ई कॉमर्स पे, उस ई कॉमर्स वेबसाइट के डेटा बेस के, तो आप वहाँ पे आप दो क्वेरीज लिखें और उन दो क्वेरीज के बीच में जो है ना आप एक यूनियन का कीवर्ड जो है ना वो आप डाल देंगे ना, तो वो आपके पास आउटपुट के अंदर जो है ना वो लेकर आ जाएगा रिजल्ट दोनों आपके इनपुट का। सही है, वो आपके जो डेटाबेस का जो आउटपुट होगा ना वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये काम करता है यूनियन का अटैक। सही है। और मैं अभी जो आपको लैब्स शेयर करूंगा ना, उस लैब्स से जब आप गो थ्रू करेंगे ना, तो उसके अंदर एक तो ये कि उन लैब्स के अंदर आपको ना पहले पूरा एक सिनेरियो गिवन होगा। सही है, जिसमें आपको एक एक चीज़ स्क्रैच से लिखी हुई होगी कि इस लैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनकी डेफिनेशन होंगी और उसका पूरा एक सिनेरियो गिवन होगा और उसके साथ साथ उसका एक सोल्यूशन भी गिवन होगा। ठीक है, उस सॉल्यूशन को देखने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अपनी रिसर्च के तहत उसके बाद सॉल्यूशन पे जाइएगा, क्योंकि अगर आप पहले ही सॉल्यूशन देख लेंगे ना तो फिर वो बात नहीं रहेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं होगी। वो मैं इंशाल्लाह सर के साथ जो है ना वो शेयर कर दूंगा। पोर्ट्सवेगर वेब सिक्योरिटी एकेडमी के नाम से है। उसके ऊपर वेब एंड टेस्टिंग की सारी लैब्स मौजूद हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों के कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, सिक्योरिटी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हैं तो वो कमेंट्स में बताएं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब जो है ना मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा और वो इंशाल्लाह सर जो है वो आपके सबके साथ जो है वो शेयर कर देंगे। ठीक है, और एज अ न्यू कमर टू साइबर सिक्योरिटी विच कोर एरियाज शुड आई प्रायोरिटाइज लर्निंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्लासेस। देखिए, सबसे पहले जो है ना आप अपनी नेटवर्किंग की बेसिक्स को कवर कर लें। आपको सारे प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, नेटवर्क के पोर्ट्स पता होनी चाहिए। सही है, ओ एस आई लेयर और टी सी पी आई पी लेयर, ओ एस आई की 7 लेयर्स होती हैं, ये आप बिल्कुल पढ़ लें और इस तरह से पढ़ें कि आपको हर लेयर के बारे में पता हो कि हर लेयर के ऊपर क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो अगर आप अपनी नेटवर्क की बेसिक्स को वो कर लेंगे ना तो देखें, नेटवर्क अटैक कोई भी इनिशिएट होता है ना तो वो नेटवर्क से ही इनिशिएट होता है। जब तक अटैकर आपके नेटवर्क पर नहीं आता ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर किसी अटैकर को अटैक करना है ना तो उसको पहले उस नेटवर्क का एक्सेस चाहिए होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस चाहिए होगा। जब तक तो वो वहाँ पर नहीं आएगा तो अटैक कैसे इनिशिएट होगा। अगर बात करें हम पब्लिकली एक्सपोज जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन अगर हम एचटीएल इंजेक्शन और वेब वेब एप्लीकेशन के अटैक से हट के बात करें दूसरे अटैक्स के बारे में, तो उसके लिए जो है ना आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होनी चाहिए। सही है, आपकी लिनक्स की कमांड लाइन आपको आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक्स के लिए आप पहले नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़ लें, ओ एस आई लेयर कवर करें, टी सी पी आई पी। कम्युनिकेशन आपको पता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होती किस तरीके से है और मोस्ट क्रिटिकल पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपकी एस एस एच की होती है पोर्ट 22 सिक्योर सेल की, एस एम बी की होती है, डी एन एस की होती है, एफ पी ओ डी, इन सब की क्या पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये सब आप कवर कर लें। एनी यूट्यूब चैनल रिकमेंडेशन यू प्रेफर, मैं बिल्कुल आपको एक यूट्यूब चैनल है जिससे अक्सर मैं भी जो है वो पढ़ता हूँ, वो है नेटवर्क चेक के नाम से। मैं उसका जो है ना एक ये लिख भी देता हूँ चैट्स के अंदर। नेटवर्क चेक के ऊपर आपको नेटवर्किंग की बेसिक्स भी मिलेंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। वो बहुत अच्छा एक जो है वो सिक्योरिटी इंजीनियर है, अमेरिकन है आई गेस। तो उसका जो है ना आप ज़रूर उसकी प्लेलिस्ट देखें और आईपी सबनेटिंग भी पढ़िएगा। उसकी आईपी सबनेटिंग उसने बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है, आईपी सबनेटिंग ना, तो वो भी पढ़िएगा आप लोग। मैंने कमेंट्स के अंदर जो है उसका नाम लिख दिया है, आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं नेटवर्क चेक के नाम से, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी। ठीक है, और एक और चीज़, लेट्स डिफेंड डॉट आई ओ के नाम से एक वेबसाइट है जो कि स्पेसिफिक
आपके डिफेंसिव सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है ना उसके ऊपर कंटेंट है, लेकिन उसके अंदर ये है कि कुछ कंटेंट आपका पेड है और कुछ कंटेंट फ्री है। तो अगर आप लेट डिफेंड डॉट आईओ की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उसका टैब आता है चैलेंजेस लैब्स हैं, तो उसमें काफ़ी सारी फ्री हैंड्स ऑन लैब्स हैं, तो वो ज़रूर अटेम्प्ट करें। सही है, वहाँ से भी जो है ना आपकी नॉलेज बड़ी बिल्ट होगी डिफेंसिव सिक्योरिटी के हवाले से। तो वो भी ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। मैं वेबसाइट का नाम भी जो है वो चैट्स में डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? जी, स्टूडेंट्स आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं वो इंटरैक्टिवली भी पूछ सकते हैं, चैट के अलावा ट्रेनर से। और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हों या सीक्वल इंजेक्शन या यूनियन अटैक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, या और भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इंटरैक्टिवली भी पूछ लें इनसे, या आप इनसे इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन अभी कर सकते हैं। थैंक यू। और अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, जो भी बच्चे अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं उन सबको ये लैब्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएँगी। जी, उसामा ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी सर, मैं प्लेलिस्ट जो है वो निकाल के भेज रहा जी, हूँ। जी। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कोई स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है तो वो शेयर कर दें, वो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। जी बेटा, अटेंडेंस मार्क करने का प्रोसीजर जो है वो ये है कि मैंने एक अपने कमेंट को पिन में चैट में पिन किया हुआ है। आप काइंडली वो यूआरएल पे जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। हस्सान इरफान कह रहे हैं, सर आई डोंट नो इवन एनी बेसिक्स ऑफ दीज अटैक्स। तो बिल्कुल सही है। अभी क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता होंगी, लेकिन दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। हम आपको थ्रू आउट द सेशंस आपको ये बताएंगे, जो हमारे ट्रेनर हैं उसामा खान, तो ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड इन साइबर सिक्योरिटी, और वो आपको बिल्कुल बेसिक्स से ही लेके चलेंगे ताकि आपकी सारी बेसिक्स जो हैं वो कवर हो जाएँ। अच्छा, अच्छा हस्सान इरफान, बेसिक्स जो है ना अटैक्स की, देखें आपको पता है आजकल रिसर्च करना बहुत इजी हो गया है हर चीज़ के ऊपर। आपको बेसिक्स पढ़नी है कोई मसला नहीं है, बेसिक्स आप आराम से कवर कर सकते हैं अपनी। ठीक है, आप अपनी रिसर्च करें। मैंने अभी इन लोगों को बताया है कि OSI मॉड्यूल पढ़ लें। सही है, आप उसके अंदर आपको बेसिक आपकी ये नॉलेज डेवलप हो जाएगी कि एक बेसिक कम्युनिकेशन होती है किस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप अगला स्टेप पता है क्या करें? आप उसके बाद ये रिसर्च करें कि OSI मॉडल की हर लेयर के ऊपर अटैक कौन कौन से होते हैं। वहाँ से जो है ना फिर आपको आपकी जो अटैक्स वगैरह की साइबर अटैक्स की बेसिक्स है ना वो सारी कवर हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप CIA ट्राइड पढ़ें। CIA ट्राइड क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये साइबर सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजीज हैं। IEEE क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ें। तो इससे जो है ना आपकी बेसिक्स काफ़ी कवर हो जाएंगी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये CIA ट्राइड कहा जाता है इसको। ये आप विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि सिक्योरिटी के अंदर होता क्या है, और हम एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या एनालिस्ट हम काम किन बेसिस पे कर रहे होते हैं। पूरी साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो CIA ट्राइड के अराउंड जो है ना रिवॉल्व कर रही होती है।
एक सवाल ये स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं, अब्दुल मुस्तफ़ा, हाउ डू आई लर्न साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग? I think the bird suit is used for this. अच्छा, प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। ये नेटवर्क से की आईपी सबनेटिंग की प्लेलिस्ट है। ये आपको इसके अंदर गाइड करेगा कि आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर इनिशिएट किस तरीके से होती है, आईपी एड्रेस असाइन किस तरीके से होते हैं, आप इंटरनेट पे जाते किस तरीके से हैं, राउटर स्विचेस काम किस तरीके से करते हैं, मैक टेबल क्या होता है, सही है। इसके अंदर जो है ना आपको ये आईपी स्पूफिंग वगैरह के इस तरह के अटैक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वेज यू कैन बी वल्नरेबल टू साइबर सिक्योरिटी अटैक्स? मोस्टली तो सोशल बेस्ड होते हैं विद फिशिंग, फार्मिंग या फाइंडिंग बैकडोर्स इन द एप्लीकेशन कोडिंग। बाकी और इसके अलावा बहुत सारे अटैक्स हैं, आपके डॉस अटैक है, डी डॉस अटैक है, आपके फिशिंग के अंदर भी आपकी बहुत सारी जो है वो टाइप्स आती हैं। एक स्पेयर फिशिंग होती है, एक स्मिशिंग होती है, एक विशिंग होती है, और इसके अलावा एक या दो टाइप्स और हैं जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रही हैं, ठीक है। आपके मेलवेयर्स होते हैं, अलग अलग तरह के रैंसमवेयर होता है, ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक होता है, डिक्शनरी अटैक होता है, रेमो टेबल अटैक होता है, और बहुत सारे अटैक्स हैं, और हर अटैक का बिहेवियर अलग है और हर अटैक अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और बैकडोर्स वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं, बैकडोर्स क्रिएट किए जाते हैं आपकी एप्लीकेशंस के अंदर। किसी भी एक होता है रैट अटैक, होता है रिमोट एक्सेस टूल किट। बैकडोर क्रिएट करने के बाद ये रैट की जो किट होती है ना, ये यूज़ करी जाती है रिमोटली एक्सेस करने के लिए डेटाबेसेस को। अटैकर जो है ना वो अगर बैकडोर्स को कहीं मिल जाता है ना, तो वो उस एप्लीकेशन में ना एक अपनी रैट इंस्टॉल करके चले जाता है, सही है। और वो इस तरह की फाइल की एक्सटेंशन में डाल के जाता है ताकि आपका जो एंटीवायरस वगैरह कोई स्कैन करता है ना, तो उसको पीडीएफ वगैरह समझ के जो है ना वो छोड़ के चले जाता है। मतलब कहता है कि यार इट्स जस्ट अ सिंपल फाइल, इट डजंट सीम लाइक इट्स अ मैलिशियस फाइल। तो इसके ऊपर जो है ना एक टेक्निक और भी है एंटीवायरस और एडीआर बाईपासिंग की। वो अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आपको ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, बैकडोर्स क्रिएट होते हैं, ये एंटीवायरस और आपके एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स के जो टूल्स होते हैं ना, उनको बाईपास किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और आपकी ये जो वेब एप्लीकेशन की जहाँ तक बात आ गई है, एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह की, इन सब चीज़ों की, ये इसके मिटिगेशन के भी तरीके होते हैं कि मतलब आपको अगर प्रोटेक्ट करना है इस तरीके के अटैक से अपनी वेबसाइट्स को, तो उसके लिए आप एपीआई लिमिटर लगा दें, एपीआई रेट लिमिटर लगा दें, रेस्ट एपीआई यूज़ करें जिसकी ऑथेंटिकेशन और ज़्यादा पावरफुल है, या आप अपनी एप्लीकेशन से पहले वेब एप्लीकेशन फायरवॉल डिप्लॉय कर दें ताकि आपकी बाहर से कोई भी अगर इनबाउंड अगर कम्युनिकेशन होती है एक्सटर्नल टू इंटरनल, तो उसके अंदर पहले वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज़र को या और उसकी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करे, उसके बाद एप्लीकेशन तक जाए। तो इस तरीके से होता है। और आपको है ना फिर इंशाल्लाह सेशन के अंदर मैं आपको बग बाउंटी के बारे में भी बताऊंगा कि बग बाउंटी किस तरीके से करते हैं लोग और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं बग बाउंटी के लिए, जहाँ पे वेबसाइट्स लिस्ट करी जाती हैं कि आप उन वेबसाइट्स के अंदर एक्सप्लॉइट करके वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करें और उनको रिपोर्ट करें। तो बग बाउंटी जो है वो एक बहुत अच्छा रोड मैप है उन लोगों के लिए जो एज अ फ्रीलांस काम करते हैं। अक्सर लोगों को बाउंटीज़ मिल भी जाती हैं, जो कि कुछ बाउंटीज ऐसी होती हैं जिनमें गिफ्ट्स मिल जाते हैं लोगों को रिस्पांस में, कुछ को $1000 $5000 भी मिल जाते हैं, और अगर ज़्यादा कोई बड़ी अच्छी वेबसाइट हो तो उसके अंदर और ज़्यादा जो है वो अवार्ड मिलता है। तो वो भी जो है ये वेबसाइट्स हैं, बग क्राउड नाम से है, एक हैकर वन के नाम से है, जहाँ पे आपकी
बग बाउंटी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, वहाँ पे जाके आप पार्टिसिपेट करें। वहाँ पे अगर आपको बाउंटीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, आप बाउंटीज फाउंड करेंगे और सक्सेसफुल आपकी रिपोर्ट सबमिशन हो जाएगी, तो उसके बाद आपका हॉल ऑफ फेम के अंदर आपका नाम भी आ जाता है कि ये सबसे मतलब ये इस रेटिंग का जो है हमारा बाउंटी हंटर है। जी अब्दुल मुस्तफ़ा, आपका सवाल है हाउ इज़ द सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग किस तरीके से होती है? एडवर्सरियल मशीन लर्निंग, आर यू फेमिलियर विद दिस? देखें, सिक्योरिटी टेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। ज़्यादातर जो है एक ऑफिशियल रोल होता है इसका सिक्योरिटी टेस्टर का, जिसको हम एथिकल हैकर भी कहते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टर भी कहते हैं, जिसका काम होता है आपकी वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस और या फिर नेटवर्क्स को पेन टेस्ट करना, जिसके अंदर वो बहुत सारी टेक्निक्स और टैक्टिक्स यूज़ करता है एक्सप्लॉयटेशन की। ठीक है, और यह उसमें वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करता है। सही है। मशीन लर्निंग के हिसाब से अगर आप बात करें तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं आपकी साइबर अटैक्स के अंदर, या आप पेन टेस्टिंग के टूल्स कह लें। उन टूल्स का नाम है, जैसे वो टूल्स अवेलेबल नहीं होते पब्लिकली, तो वो आपको ज़्यादातर डीप वेब पे ही मिलते हैं, डार्क वेब के ऊपर। जैसे जैसे वर्म जीपीटी के नाम से है एक, वो मतलब एक तरीके का एलएलएम है। सही है, जो कि आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको राइट अवे जो है ना वो एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक विद स्टेप्स सब कुछ बता देगा, इंक्लूडिंग स्क्रिप्ट। आप उससे कस्टम स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ एक अटैक सिमुलेशन टूल्स आते हैं। सही है, कि आपने सिर्फ उसको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने हैं किसी सिस्टम के जिस पर आपको अटैक सिमुलेट करना है। तो आपने क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया, वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लिया कि यार मुझे जो है ना एक उसका लॉगिन पोर्टल है, उसके ऊपर मुझे ब्रूट फोर्स चलाना है, तो वो ब्रूट फोर्स की स्क्रिप्ट रन कर देगा ऑटोमेटिकली। सही है, मतलब इसके अंदर आपकी कोई मैनुअल ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। For someone interested, next question है आसान इरफान का। For someone interested in entering the field of cyber security, which area is currently the most in demand? Offensive security penetration testing और defensive security incident response? देखें, साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो बिल्कुल आपने सही लिखा है कि दो टीम्स के अंदर डिवाइड होती है। एक आपकी टेक्निकल टीम्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं स्पेसिफिक, इसके अलावा और भी टीम्स होती हैं जिसके अंदर आपकी साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस की टीम भी आती है, जो कि ऑडिट कर रही होती है साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, और एक मैनेजमेंट की टीम आती है, वो एक अलग होती है साइबर सिक्योरिटी की। ठीक है। तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव के अंदर ये होता है कि डिफेंसिव के अंदर जो है ना एक आपकी पूरी टीम होती है, ब्लू टीम जिसको हम कहते हैं, वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है एक, जहाँ पे वो 24/7 जो है ना मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही होती है कि वो ये मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं हो रही। और वो मॉनिटर किस तरीके से करते हैं? वो इस तरीके से करते हैं कि उनके पास टूल्स लगे हुए होते हैं जिनके ऊपर रियल टाइम लॉग्स आ रहे होते हैं। उन टूल्स के अंदर आते हैं, जैसे सीम एक टूल है। ठीक है, सीम होता है, ईडीआर होता है, फायरवॉल्स होती हैं, और ईपीपी होते हैं। तो उन टूल्स के ऊपर रियल टाइम लॉग्स आ रहे होते हैं आपके पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के, और उन लॉग्स की बेसिस के ऊपर ना जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं ना वो रूल्स और लॉजिक्स बना देते हैं कि अगर इस तरीके का लॉग आए, अगर मल्टीपल, लेट सपोज मेरे पास किसी सिस्टम के ऊपर 5 या 4 से ज़्यादा मेरे पास रॉन्ग लॉग इन अटैम्प्ट आए ना, तो मेरे पास एक अलर्ट ट्रिगर हो जाए। तो इस तरह की लॉजिक्स डिफाइन होती हैं हर अटैक की बेस के ऊपर। ठीक है। तो उन अटैक्स की लॉजिक बनाई जाती है और उनकी बेसिस के ऊपर वो अलर्ट ट्रिगर होता है। फिर जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बैठा हुआ होता है वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उसके ऊपर केस बनाता है। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर पूरी एक टीम बैठी हुई होती है जो कि 24/7 शिफ्ट में चल रही होती है। मॉर्निंग के अंदर एक एनालिस्ट बैठा होता है, मॉर्निंग के बाद इवनिंग में दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। तो उनकी टीम बड़ी होती है। सही है। तो अगर आप डिफेंसिव सिक्योरिटी की बात करेंगे तो डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर ना एक पूरी टीम चाहिए होती है 100 एनालिस्ट की। और अगर आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी की बात करेंगे तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जगह पे 8 बंदों की ब्लू टीम बैठी हुई है, तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर 3 या 4 बंदों की बैठी हुई होगी। रिक्वायरमेंट दोनों की जो है ना वो वाइस वर्सा चलती रहती है।
तो और दोनों आपको पता है कि एक अगर ऑफेंसिव है दूसरा डिफेंसिव है, तो दोनों की टेक्निकल स्किल्स भी एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। एक का काम है अपनी इथिकल बाउंड्रीज के अंदर टेस्टिंग करना सिक्योरिटी की, उसका काम भी अटैक्स के ऊपर है, साइबर अटैक्स के ऊपर। सही है। वो इस तरीके से काम करता है कि मैं ये चेक करूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की किसी एप्लीकेशन में, किसी सर्वर में या नेटवर्क के अंदर क्या वल्नरेबिलिटी है, मैं उसके ऊपर जो है वो कोई अटैक रन करके उसको एक्सप्लॉइट करके चेक करूं, और उसकी फिर वो रिपोर्ट एक बनाता है। एनालिस्ट का काम ये होता है, ब्लू टीम का जो एनालिस्ट होता है उसका काम ये होता है कि वो रियल टाइम ऑपरेशन के अंदर मॉनिटरिंग कर रहा होता है कि कोई मेरे पास कोई अटैक ना आ जाए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सही है। तो दोनों का काम इस तरीके से एक दूसरे से ओवरलैप करता है। ठीक है। आई होप हसन इरफान आपका जो है वो आपको जवाब मिल गया होगा। Only Linux is used for the cybersecurity field, as I listen to all the commands run on Linux, as Linux is the most secured operating system. लिनक्स के ऊपर सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में नहीं, आप ओवरऑल देखेंगे तो हर चीज़ में लिनक्स यूज़ हो रही होती है, इवन कि आपके क्लाउड के अंदर, आईओटी डिवाइसेस में, हर चीज़ में। ठीक है। तो getting hands on Linux and developing your skills in Linux is a very plus point in cyber security. Since you are just starting out, the best questions to ask are those that help you understand how and why things work. So you don't need to know the code to understand the logic. Here are few beginner-friendly questions you can ask your instructor. Oh, अच्छा अच्छा। हसान भाई, आप चैट जीपीटी से आपने इंटीग्रेट करवाई थी क्या चैट गूगल मीट की? The big picture question in simple terms: how the website get tricked into running two queries instead of one. Is it because the computer can't tell the difference between the developer's code and what I type into a सर्च बॉक्स? देखिए, मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि यूआरएल इनकोडिंग के अंदर हम एसक्यूएल की क्वेरी इंजेक्ट करते हैं। देखिए, आपका डेटाबेस किसी भी एप्लीकेशन का वो एसक्यूएल पे रन हो रहा होगा ना, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका आपका जो कोड है, आप जो कोड अपना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कोई पैरामीटराइजेशन नहीं हुई हुई है। ठीक है। और वो कोड जो है आपकी कोई उसके अंदर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है कि वो आपकी एसक्यूएल की क्वेरीज को इंजेक्ट होने से रोक सके। सही है। तो इसी बेसिस के ऊपर तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो आपका इनिशिएट हो सकता है। आपको अगर टेस्ट करना है ना, तो आप एक सिंपल क्वेरी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी ना, और 1 = 1 करके, आप अगर कोई भी ये इस तरह की क्वेरी अगर आप इंजेक्ट करेंगे ना अपने यूआरएल के अंदर, और अगर आपको इंटरनल सर्वर एरर का रिस्पांस मिल जाता है उसके अंदर, तो आप समझ जाएं कि वो एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी उस साइट के अंदर है। ठीक है। उसके बाद आप आगे जो है ना वो उसके ऊपर फर्दर अपने अटैक्स जो है वो कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड। When the attack happens, does the stolen information like password show up in the same place where the normal product info usually be? Does the website look broken to the user when this is happening? देखें, ये वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है। ठीक है। ये वाले सवाल जो है ना अपना आपके वर्कशॉप के अंदर आसानी से जो है ना, जब मैं आपको स्क्रीन पे लाइव डेमो दूंगा ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। What is the most common loophole most systems do in terms of cyber security? देखिए, सबसे कॉमन लूप होल जो होता है ना, वो ज़्यादा यही होता है कि आपके डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स छोड़े हुए होते हैं। ठीक है। और पासवर्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ, और बैड कोड प्रैक्टिसेस यूज़ करी हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर ने। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि ना डेवलपर जो है ना, आपकी जो इंक्रिप्शन कीज़ होती है ना, ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन मैं बता देता हूँ। इंक्रिप्शन कीज़ जो होती है वो आपके कोड के अंदर एक की स्टोर नाम का जो है ना एक मैं कहता हूँ स्टोरेज होगा, चले, उसके अंदर जो है ना वो आपकी इंक्रिप्शन कीज़ रख देता है। सही है। इसको समझने के लिए आपको इंक्रिप्शन पढ़ना पड़ेगी, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है। सही है। और वो जो पासवर्ड वाला मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज डिफॉल्ट पासवर्ड रखा हुआ है, एडमिन का पासवर्ड है, एडमिन यूज़र एडमिन है और उसका पासवर्ड है एडमिन 123। इस तरीके से कोई भी लेट्स सपोज आपके पास
क्यूए इंजीनियर टू मूव अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, मैंने रिसेंटली अपने टीम के अंदर अभी एक क्यूए इंजीनियर को ही हायर किया है, क्योंकि वो इस चीज़ को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है एप्लीकेशन लेवल के ऊपर। क्यूए इंजीनियर जो है वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर या एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट आराम से बन सकता है, क्योंकि देखें क्यूए इंजीनियर जो है वो बग्स निकाल रहा होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जो है, और ऑफेंसिव सिक्योरिटी का जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है वो वल्नरेबिलिटीज निकाल रहा होता है। दोनों के सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंट है, एक जो है वो फंक्शनल फ्लॉज निकालता है, दूसरा सिक्योरिटी के फ्लॉज निकाल रहा होता है। तो क्यूए इंजीनियर टू साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ट्रांजिशनिंग इज वेरी गुड इन माय ओपिनियन। जी स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आप काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल इस सेशन में अभी अटेंडेंस मार्क करेंगे, उनको फिर वो लैब्स और वो सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन के लिए भेजी जाएंगी इंशाल्लाह। जी हसन, आपका सवाल है, मैं पढ़ देता हूँ। इफ आई एम बिल्डिंग ए सिंपल वेबसाइट, इज देयर ए मैजिक बटन or a single setting that prevents this attack, or do I have to write code differently for every single form? कोडिंग के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर्म की वैलिडेशन के लिए आप कोई स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, कि वो स्पेशल कैरेक्टर्स को जो है वो अंदर क्वेरी के अंदर ना लेके जाए। लेकिन इसका बेहतर जवाब जो है वो अभी उसामा आपको देंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अलग से हर फॉर्म के लिए आपको अलग से कोड लिखना होता है। जी, जी उसामा, ये एक लास्ट सॉरी क्वेरी फॉर द है। डिले। हाँ जी, जी क्या सवाल है? सवाल हस्सान ये है इरफान का। If इफ I आई एम am बिल्डिंग building a sample website, is there a magic button or a single setting that prevents this attack, or do I have to write the code differently for every single form? अच्छा देखें हस्सान, आप अगर आप इस तरीके के अटैक्स से प्रिवेंशन की बात करेंगे, तो मैंने आपको पहले दो टेक्निक्स बताई हैं, सही है। अगर आपको रिसोर्स एग्जॉशन से बचना है अपने वेब सर्वर के ऊपर, कि कोई आपकी वेबसाइट को डिफेस करना चाहता है, तो उसके लिए आप एपीआई रेट लिमिटर यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन योर बैक एंड कोड के हाउ हैव यू रिटन योर बैक एंड कोड। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपको कस्टम प्रोटेक्शन कुछ करनी पड़े उसके ऊपर, कोई स्पेसिफिकली हर फॉर्म के लिए कोई अलग से लॉजिक लगाना पड़े। बस ये है कि इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं ये बोलूँगा कि आप पैरामीटराइज क्वेरीज यूज़ करें, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, सही है। अगर आप
आपकी एप्लीकेशन का डेटा क्रिटिकल है, ठीक है, तो आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की सर्विस बाय करें। चाहिए जैसे क्लाउडफ्लेयर एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर है और क्लाउडफ्लेयर के अलावा ये परवा है, कैप्सूला है, इस तरह की जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है ना, वो सारे इसी तरह के जो आपके वेब सर्वर्स और वेब एप्लीकेशंस के जो अटैक्स होते हैं ना, उससे बचाने के लिए होती है। तो इनकी सर्विसेज आपको लेना पड़ेंगी, या फिर ये है कि आप अपने लिए कोई कस्टम बिल्ड कर लें, अगर कर सकते हैं तो। यस अब्दुल मुस्तफ़ा, आप इंशाल्लाह आप मैं सर को शेयर कर दूंगा, तो वो सर आपको जो है वो शेयर कर देंगे। वेयर डिड यू लर्न साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम? अब्दुल मुस्तफ़ा, साइबर सिक्योरिटी जो है वो मैंने खुद से ही पढ़ी थी। जो इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा होता है वहीं से पढ़ पढ़ के अब इंडस्ट्री के अंदर जब काम करना शुरू किया, तो अपने जो मेरे साथ कोलीग्स थे, सीनियर्स थे, उनसे चीज़ें पूछता था जा जाकर। और जो सपोर्टिव काफ़ी सपोर्टिव लोग मिले जिन्होंने सिखाया भी। और मैं करंटली सर का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं सर के साथ थीसिस भी अपना साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड के ऊपर ही कर रहा हूँ, जिसके अंदर सर ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं साइबर सिक्योरिटी की। तो अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब के साथ जो है वो अलाइन हो जाएं। और ये है कि जो अवेलेबल डेटा है इंटरनेट के ऊपर, कोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, वो सारी जो है वहाँ से नॉलेज लें अपनी। मैंने भी इसी तरीके से सीखा है। हैंड्स ऑन लैब्स मिल जाती हैं आपको फ्री में, वहाँ से सीखें। विच यूनिवर्सिटी इज़ इट? मैं मास्टर्स फास्ट यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, MS साइबर सिक्योरिटी। देखिए उसामा हसन इरफान, आपका यही क्वेश्चन है? जी, जी। मेरे ख़्याल से बच्चों के क्वेश्चंस अब ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग फिर इसको वाइंड अप करते हैं और ठीक है सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी जब होगा अनाउंस कर देंगे नेक्स्ट वीक में, तो इंशाल्लाह ताला फिर ये सब ज्वाइन करके हैंड्स ऑन लैब जो है वो कर सकेंगे। इनके पास मटेरियल वगैरह सब कुछ होगा, वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम ठीक है सर, आगे मैं देखेंगे। इंशाल्लाह आपको ना ये चीज़ें सेंड कर देता हूँ। ये फ़ास्ट यूनिवर्सिटी है हसन, फ़ास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी। मैं हसन इरफान आपको नाम लिख के सेंड कर देता हूँ। Thank you, Abdul Mustafa, and thank you all of the students. Thanks, Usama Khan, for joining and sharing the valuable information to all of the to all of the students and participants over here. Inshallah, थैंक यू next सो मच session में सर, मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जज़ाकल्लाह एवरीवन। अल्लाह Inshallah, हाफिज़। we'll meet you again, guys soon in the hands-on workshop session, which will be announced by Sir, inshallah. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.